तो रेजिडेंशियल स्टेटस ये चैप्टर हमें बताता है कि कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है और कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना है। ये हमें बताता है कि एसएससी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि उसी के बिहाव पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है। तो ये हर प्रीवियस ईयर के लिए हर बार कैलकुलेशन होती है। अगर इस साल कोई रेजिडेंट है तो हो सकता है अगले साल वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। तो हमें इसके लिए हमेशा देखना होता है कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। जो रेजिडेंट इन सब पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हम देख सकते हैं। पर्सन हमने लास्ट क्लास में देखा था, पर्सन होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो जो इंडिविजुअल होता है वो या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है, जिसे हम आर और एनआर बोल देते हैं। अगर वो रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। तो या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। यही एचयूएफ के लिए होता है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जो रिमेनिंग है सब, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, कोई भी हो, वो सब या तो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट होते हैं। बस पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये सब लोग ये या तो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट। ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिडेंट जो होता है इंडिविजुअल, वो कब बनता है। इंडिविजुअल रेजिडेंट कौन सी सिचुएशन में बनता है। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट बनने के लिए हम लोगों को उसके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को चेक करना होता है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर चेक करना होता है। जैसे अगर मान लिया हम प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम निकालना चाहते हैं, जिसे हम असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हर बार कैलकुलेट करना होता है, निकालना होता है। पिछले साल वो रेजिडेंट है तो इस साल वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कंप्यूट करना होता है। अब अगर हम इस साल का देख रहे हैं तो इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में हमें देखना है वो रेजिडेंट है या नहीं। तो रेजिडेंट होने या नहीं होने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन होती है। दो बेसिक कंडीशन है हमारे पास, बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2। इन बेसिक कंडीशन को समझते हैं। ये बेसिक कंडीशन दोनों रेलेवेंट प्रीवियस ईयर पर अप्लाई होती हैं। कहां पर? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की हम इनकम के बारे में, टैक्सेबिलिटी के बारे में चेक करना चाहते हैं, उस ईयर के लिए हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 और 2 लगाते। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है। सेक्शन 6 में जो बता रखी है, assessee must be in India for the period or periods। यहां पर फॉर द पीरियड और पीरियड्स का मतलब ये है
कि हो सकता है कि एसएससी एक साथ रहे इंडिया में, हो सकता है टुकड़ों में रहे। 10 दिन आया चला गया इंडिया के बाहर, फिर 50 दिन आया इंडिया के बाद चला गया, फिर 100 दिन आया चला गया, ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है फॉर द पीरियड और पीरियड्स ऑफ 182 डेज और मोर, या तो 182 डेज। 182 डेज कैसे याद रखेंगे आप? हमारा 365 डेज होता है, इसका हाफ कर दो, 182.5 डेज होता है, इसको 0.5 को हटा दो तो 182 डेज आ गया। तो इस 182 डेज में वो कम से कम इंडिया में रहे, चाहे एक साथ रहे चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके रहे। यहां पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन वो इंडिया में आया है वो दिन, और जिस दिन वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है वो दिन, वो दोनों दिन इंडिया में रहने वाले माने जाएंगे अगर हमें एग्जैक्टली टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिपार्चर नहीं दिया। इसका मतलब कोई आज आया है तो आज का दिन भी इंडिया में माना जाएगा, कोई कल वापस गया है तो भी कल का दिन भी इंडिया में माना जाएगा, तो कोई आज आकर कल जा रहा है तो वो 2 दिन माने जाएंगे, एक दिन नहीं माना जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन जब लग जाएगी तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, अगर नहीं लगेगी तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट बेसिक कंडीशन हो गई कि 182 डेज और मोर इन relevant previous year और एंड, या तो फर्स्ट या दूसरी कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाए या दोनों भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो रेजिडेंट बन जाएगा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। तब सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है? सेकंड बेसिक कंडीशन कहती है कि एसएससी को इंडिया में होना चाहिए फॉर द पीरियड और पीरियड्स ऑफ 60 डेज और मोर। 182 डेज की बजाय 60 डेज। तो 60 डेज तो बहुत आसान है, 182 डेज की तो कंडीशन ही बेकार हो जाएगी। नहीं, इसमें साथ में पिछले 4 साल में और भी रहना है। तो 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस साथ ही साथ 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे। इसका मतलब अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है तो ये 1920, 1819, 1718 एंड 1617, ये 4 सालों में 365 दिन कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा। ये है सेकंड बेसिक कंडीशन। इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में, सेकंड कंडीशन के बारे में बात अभी खत्म नहीं हुई। There are 2 exceptions for the condition second. सेकंड कंडीशन की 2 एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन में जो लॉ में लिखा है, जो कानून में लिखा है, वो तो ये लिखा है कि जो सेक्शन 6 है, इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपको 60 डेज की बजाय 182 डेज पढ़ना है इन 2 सिचुएशन में। अब एक बात बताओ, हमारी फर्स्ट कंडीशन है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 है कि उसे 182 डेज होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 होना चाहिए। अगर हम सेकंड कंडीशन में 60 को 182 डेज कर देंगे तो फिर तो सेकंड देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि फिर फर्स्ट ही देखेंगे हम। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन कुछ लोगों पर अप्लाई करने का फायदा नहीं। वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर जा रहा है पैसा कमाने, नौकरी करने, बिजनेस करने, कुछ भी करने,
तो अगर वो इंडिया के बाहर पैसा कमाने जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको, इंडियन सिटीजन है, पैसा कमाने इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उस पर सेकंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। उसका एक लॉजिक और रीजन है, वो इंडिया में ही रहता है हमेशा से, तो पिछले 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन तो बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी। और इस साल 60 दिन का मतलब केवल 2 महीना, इसका मतलब 2 महीना निकलते ही वो इंडिया छोड़ के कभी भी जाएगा वो इंडिया में रेजिडेंट होगा। इंडिया में रेजिडेंट होने का मतलब ये समझ लो कि इंडिया के बाहर कमाई करेगा तो भी इंडिया में टैक्स देना है, और वहां पर कमाई करेगा वहां भी टैक्स देना है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उन लोगों को माफ कर दिया कि भैया आप इंडिया से बाहर पैसा कमाने जा रहे हो तो वहीं रहोगे, जब वहीं रहोगे तो वहां पर टैक्स दो, कोई बात नहीं। तो सेकंड कंडीशन उनके लिए अप्लाई नहीं होगी। ऐसी इंडिया का जो सिटीजन है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू। क्रू होते हैं शिप जैसे, पानी के जहाज है, उसमें जो कर्मचारी लोग हैं वो कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, इस कंट्री उस कंट्री, तो 60 दिन प्लस 365 दिन से की वजह से वो कई कंट्री में रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसी मुसीबत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उन्हें भी छोड़ दिया। तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले वाले में इंडियन ओरिजिन की बात नहीं थी, बस इंडियन सिटीजन की बात थी। अब यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की भी बात है। तो इंडियन ओरिजिन वो होता है जो जिस खुद उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो। 1947 से पहले का इंडिया अगर था तो अनडिवाइडेड इंडिया जो था उसमें हुआ हो, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया, मान लिया आपका कोई रिश्तेदार है, आपके चाचा ताऊ कोई भाई बहन इंडिया के बाहर चले गए, अब वो थोड़ी ना इंडिया से बिल्कुल कट हो जाएंगे। आप इंडिया में रहते हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे, कभी पैसा भी भेजेंगे, कभी आपसे मिलने भी आएंगे। अगर वो बाहर का आदमी जो अमेरिका में रहता है इंडिया में मिलने आएगा, रहने आएगा, तो बाहर से रिवेन्यू भी लाएगा, बाहर से बहुत सारा सामान लाएगा, पैसा लाएगा, डॉलर्स लाएगा, यहाँ पैसा भेजेगा। अगर हम उससे ये कहें कि भैया सेकंड कंडीशन तेरे पर भी अप्लाई होगी, तो अगर वो हर साल में 2-3 महीना भी इंडिया में आने लगेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, तो उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, तो इंडिया में आना ही छोड़ देगा। तो उससे इंडिया में आना ना रोके वो, उसके लिए हम उसे कहेंगे भैया तेरे पे भी अप्लाई नहीं करेंगे। वहां केवल इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन भी है, क्योंकि वो जब बाहर ही रह रहा है तो हो सकता है सिटीजनशिप उसे बाहर की मिल जाए, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हमेशा रहेगा ना। इसलिए वो अगर इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, परमानेंट रहने नहीं, विजिट करने के लिए आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो 3 लोगों पर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, दूसरा इंडियन सिटीजन जो मेंबर ऑफ क्रू है, तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है। ये तो हम पहले तक पढ़ते थे। अब एक नई बात और आ गई। ये नई बात क्या आ गई? इन्होंने एक नई चीज और डाल दी। ये नई है, न्यू है, पहले नहीं होती थी। ये क्या है? हाउ एवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। मान लिया कोई अमेरिका में रह रहा है, तो उसकी फॉरेन सोर्सेस क्या है? जो अमेरिका में कमाई कर रहा है या और किसी कंट्री में कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर कोई इंसान, ऐसा इंसान, मतलब ऐसा कौन सा इंसान जो अभी हमने देखे, अगर इस इंसान की फॉरेन सोर्सेस के अलावा, मतलब इंडिया से इनकम, इन शॉर्ट जो इंडिया से इनकम है वो इनकम 15 लाख से ऊपर है प्रीवियस ईयर में, तो इसका मतलब वो इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेंबर ऑफ क्रू है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन कुछ भी है, लेकिन अगर वो इंडिया में 15 लाख रुपए कमाई कर रहा है एक साल में, तो हम उसको, इफ द पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड अमाउंट टू 182 डेज और मोर, ये तो फर्स्ट पीरियड कंडीशन हो गई। दूसरा, he has been in India for 4 years 365, ये सेकंड कंडीशन है। साथ में यहां पर लिखा है 120 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले तो ये कहते थे कि इन लोगों पर सेकंड कंडीशन अप्लाई मत करो, हम अब भी ये कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन अप्लाई मत करो, लेकिन तब जब इनकी इंडिया में 15 लाख से कम अर्निंग है।
लेकिन अगर इनकी इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है तो इन पे सेकंड कंडीशन भी लगाओ, लेकिन सेकंड कंडीशन में 60 दिन के बजाय 120 दिन लगाओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये देखना उसकी इंडिया में कमाई कितनी है। अगर उसकी इंडिया में कमाई 15 लाख से कम है तो केवल फर्स्ट कंडीशन लगाओ। अगर उसकी इंडिया में कमाई कितनी है, 15 लाख या उससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, तो उस पर सेकेंड कंडीशन भी लगाओ, 120 दिन लगाओ। इनके अलावा कोई और लोग है तो उस पर दूसरी भी लगाओ। तो सिचुएशन हमारे पास क्या हो गई, सिचुएशन हो गई कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर कंडीशन नंबर 1 82 डेज लगेगी, सिचुएशन नंबर सेकेंड 60 + 365 लगेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 182 ही लगेगी, बस एक ही लगेगी, सेकंड लगेगी ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे फर्स्ट 182 लगेगी और सेकंड 120 + 365 लगेगी। 15 लाख से कम। तो अभी तो मुझे बताने तो दो भाई, अभी देख रहे हैं ना। तो ये एक वो है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर वो 3 सिचुएशन है, इंडियन ओरिजिन है, या फिर इंडियन सिटीजन है जो विजिट करने आ रहा है, या इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है ना, या फिर मेंबर ऑफ क्रू है और इंडियन सिटीजन है। तो उसकी अगर < 15 लाख इंडियन इनकम है तो उसको हम केवल फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। अगर उसकी मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम है तो उस पर हम ये देखेंगे। और अगर इनके अलावा कुछ और हैं तो उन पर ये देखेंगे। तो हमें 3 तरीके के लोग हो गए, उन पर हमें इस तरीके से चेकिंग करनी। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है और इन तीनों में आ रहा है तो 15 लाख, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि भैया कुछ नहीं कहा तो उसकी 15 लाख से कम इनकम है और हम केवल फर्स्ट कंडीशन ही उस पर लगाएंगे। चलिए, हमारा ये जब एक बार पता चल जाएगा कि कौन है इंडिया में रेजिडेंट और कौन है नॉन रेजिडेंट, तो फिर हमें एडिशनल कंडीशन देखनी है ये पता लगाने के लिए कि वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उसके लिए हमें आगे देखना है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट कौन होगा? नॉन रेजिडेंट वो होगा जिसपे बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 कोई भी नहीं लग पाएगी, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा ना। जैसे कोई इंडिया में 40 दिन के लिए रहे, अब 40 डेज रहेगा तो वो तो नॉन रेजिडेंट ही होगा, क्योंकि 40 डेज में कोई रेजिडेंट तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमें नॉन रेजिडेंट कौन है? जो नॉन रेजिडेंट वो है जो बेसिक कंडीशन 1 और 2 कोई सी भी अप्लाई नहीं करता, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमने बात करी थी ना कि इंडिविजुअल और एचयूएफ या तो रेजिडेंट होते हैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। तो वो अब हम ये देख रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होंगे। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट। रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा तो बात खत्म हो जाएगी, रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो हमें ये देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम पिछले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को तो देखेंगे नहीं, क्योंकि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बेसिक कंडीशन पे हमने मेनली देखा था। अब हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल देखेंगे। तो हम देखेंगे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो। मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उससे छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल
में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट हो। रेजिडेंट होने का मतलब दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करती हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो वो कम से कम 2 साल में रेजिडेंट हो और साथ ही साथ एंड है यहाँ, मतलब यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। एंड वो पिछले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहे। 730 कैसे याद रखोगे? 365 का डबल कर दो, 730 हो जाएगा। 7 ईयर भूल गए तो 7 फर्स्ट ईयर का 730 का फर्स्ट डिजिट 7 उठा लेना, तो ये 730 हो जाएगा। 730 और 7 ईयर्स, तो 7 ईयर में मिनिमम 730 डेज रहे और प्रीवियस ईयर से पहले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट हो, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाए। अगर नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी बन जाए। तो ये नॉर्मल आदमी के लिए बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2 तो रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन नहीं तो भी रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन नहीं 1 और 2 सेटिस्फाई तो भी रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन 1 भी नहीं और 2 भी नहीं तो नॉन रेजिडेंट। अब जब वो रेजिडेंट होगा तो हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन 1 satisfied, additional condition 2 satisfied, ordinary resident, else not ordinary resident। चाहे वो एडिशनल कंडीशन 1 लगाए और सेकंड सेटिस्फाई ना करे, चाहे वो फर्स्ट सेटिस्फाई ना करे सेकंड सेटिस्फाई करे, चाहे वो दोनों सेटिस्फाई ना करे, हर सिचुएशन में नॉट ऑर्डिनरी रहे, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए उसे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या आया है उसे देख लेते हैं। ये एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 61A। डीम्ड रेजिडेंट, an individual being an Indian citizen having total income other than the income from foreign sources and which is not deemed to accrue or arise, ये सब exceeding 15 lakh during the previous year would be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or resident or any other criteria of similar nature. However, this provision will not apply in case of individual who is a citizen resident of India in the previous year as per the section 61। ये क्या कहना चाहते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। ये उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे लेकिन इंडिया से कनेक्शन रखते हैं। कैसे? डीम्ड रेजिडेंट, एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन हुआ। इंडियन सिटीजन हर कोई तो हो नहीं सकता दुनिया में, इंडिया के सिटीजन ही हो पाएंगे, जो कि इतना आसान नहीं है बाहर के आदमी के लिए। इंडियन सिटीजन है हम, आप इंडियन सिटीजन है और हमारी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, और आप कहीं पर भी टैक्स नहीं देते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया फॉरेन अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, आप देखो ऐसा होता है कि आपको हम चेक करें, सब मिस्टर ए है, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 0 डेज रहे, तो कौन है वो? नॉन रेजिडेंट। लेकिन ये कह रहे नॉन रेजिडेंट है वो, ठीक है, लेकिन क्या वो इंडियन सिटीजन है? हमने कहा इंडियन सिटीजन तो है। क्या उनकी इंडिया की इनकम 15 लाख है या उससे ज्यादा है? 15 लाख से ज्यादा है, हाँ वो भी है। क्या वो कहीं और टैक्स नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, तो हम उनको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। मतलब हम मान लेंगे वो रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन हम मान लेंगे रेजिडेंट। ये तभी होगा जब वो नॉन रेजिडेंट होंगे।
अगर वो नॉर्मली इंडिया में रहते हैं और रेजिडेंट है, फिर मानने की जरूरत नहीं है, फिर तो है ही रेजिडेंट। रेजिडेंट कब मानेंगे? जब वो नॉन रेजिडेंट। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो हम उनको रेजिडेंट मान लेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इससे क्या होगा? रेजिडेंट मानने से क्या होगा? देखो, जो इंडिया की कमाई है उस पर इंडिया में टैक्स तो देना ही था, चाहे वो नॉन रेजिडेंट थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट की बजाय रेजिडेंट होकर जाएंगे ना, तो जो इंडिया के बाहर की इनकम है, चाहे वो 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, उस पर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा उन्हें, क्योंकि वो और किसी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हैं। असल में क्या होता है, कुछ लोग लूपहोल्स ढूंढ के ऐसा करते हैं कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर उन्हें दुनिया में कहीं पे भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन से उन्होंने कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा इंडिया के सिटीजन हो और कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हो, तो बेटा इंडिया में टैक्स दे दो उस पे, तो उसको पकड़ लेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेजिडेंट।